नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार में से हमने रासायनिक अभिक्रिया का जो पहला प्रकार था संयोजन अभिक्रिया, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो तक पढ़ लिया था। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो दूसरा भाग है वो है विस्थापन अभिक्रिया, और आज हम चर्चा करेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन का मतलब होता है कि कोई अभिकारक है, उसके जो परमाणु हैं उनको कोई दूसरा अभिकारक उनके परमाणुओं को हटा करके वहां खुद जाकर के स्थापित हो जाए, तो वो कहलाता है प्रतिस्थापन। जैसे मान करके चलो आप कुर्सी के ऊपर बैठे हो, कोई दूसरा आकर के आपको कहते कि आप उठो कुर्सी पे मैं बैठूंगा, तो यानी किसी दूसरे की जगह आप जाकर के प्रतिस्थापित हो गए। तो इसी प्रकार जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक होते हैं वो क्रिया करते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या करते हैं कि किसी एक अभिकारक के जो परमाणु हैं उनको हटा करके उसकी जगह दूसरे अभिकारक के परमाणु स्थापित हो जाते हैं, तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए कि कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn यानी जिंक, ये दोनों अभिकारक हैं, और आपस में जब अभिक्रिया पूर्ण होती है ना, उस अवस्था में जिंक सल्फेट बनता है। यानी जो कॉपर के साथ सल्फेट था ना, जिसको हमने कॉपर सल्फेट कहा SO4, वो जो है वो जिंक के साथ जाकर के जुड़ गया। यानी कॉपर सल्फेट में से कॉपर जो है ना उसको हटा करके उसकी जगह कौन चला गया, जिंक चला गया। यानी इसमें क्या होता है कि जो कम क्रियाशील जो होता है ना, उसको अधिक क्रियाशील जो परमाणु है वो उनको हटा देते हैं। यानी जैसे ये मान के चलो, जैसे कोई कमजोर होता है उसको शक्तिशाली आदमी आकर उसको वहां से भगा देता है कि नहीं भगा देता। इसी प्रकार इन अभिक्रियाओं में भी ऐसा ही होता है। यानी जो अधिक क्रियाशील होता है ना, वो कम क्रियाशील तत्वों या परमाणुओं को वहां से प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहां से कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया और जो जिंक है वो सल्फेट के साथ जाकर के जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर फ्री हो गया, कॉपर जैसे कैसे रह गया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो होती है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि एक अभिकारक के जो परमाणु हैं उनको दूसरे अभिकारक के परमाणु उनको प्रतिस्थापित कर देता है। यानी जो कम क्रियाशील होते हैं ना, वो उनको वहां से भगा दिया जाता है अधिक क्रियाशील परमाणुओं के द्वारा। तो ये अभिक्रिया हुई हमारे पास है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह दें चाहे या फिर हम इसको कह दें कि ये एक तरीके से विस्थापन अभिक्रिया है। आगे हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। नाम से पता चल रहा है आपको कि द्विविस्थापन, इसमें क्या होता है कि जो विस्थापन होता है ना वो वन साइडेड नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। वन साइडेड का मतलब क्या, जैसे हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी ना, उसमें क्या हुआ था कि कॉपर को हटा करके जिंक चला गया, वहां क्या हुआ, विस्थापित हो गया। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होगा कि जो दोनों अभिकारक होंगे ना, तो दोनों अभिकारक अपने परमाणुओं का इंटरचेंज करते हैं, है ना, आदान प्रदान कर लेते हैं वो। यानी पहले अभिकारक के कुछ परमाणु दूसरे के साथ जाकर के जुड़ जाते हैं और दूसरे अभिकारक के कुछ परमाणु पहले अभिकारक के साथ जाकर के जुड़ जाते हैं, तो ये कहलाता है द्विविस्थापन कहलाता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के परमाणु आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर आप देखिए कि जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4 और प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी 2NaOH लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अभिक्रिया जब आगे पूर्ण होगी उसमें क्या होगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो OH है यानी हाइड्रोक्साइड है, वो कहाँ जाके जुड़ गया, वो कॉपर के साथ जुड़ गया, और जो कॉपर के साथ सल्फेट था ना SO4, वो जाकर के सोडियम के साथ जुड़ गया। यानी दोनों अभिकारकों ने अपने परमाणुओं को क्या कर लिया, प्रतिस्थापित कर लिया, यानी विस्थापित कर लिया एक तरीके से। यानी आपस में उन्होंने आदान प्रदान कर लिया एक तरीके से, और नए बंध बन करके नए पदार्थ बन गए। तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हैं
वो आपस में क्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बन गए हैं। तो ये कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि का मतलब दोनों तरफ से, यानी दोनों जो अभिकारक हैं वो अपने परमाणुओं को एक दूसरे के साथ प्रतिस्थापित करके नए पदार्थ, नए यौगिक बनाते हैं। तो ये कहलाता है द्विविस्थापन। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, एक पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, और जो तीसरा प्रकार हमने पढ़ा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे हम बात करेंगे चौथी अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो साथियों, अपघटन का मतलब क्या होता है? अपघटन का मतलब होता है टूटना या फिर अपघटित होना। कोई जो अभिकारक है उस अभिकारक को हमें तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। हम जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, इन अभिक्रियाओं के नाम के आधार पर इनकी परिभाषाएं आप दिमाग में रखिए। अगर आप सीधा इनको रटने की कोशिश करेंगे ना, तो ये टॉपिक हमारे लिए क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। हमें इनके नाम पर गौर करना पड़ेगा कि ये अभिक्रिया किस नाम से है, उसी के आधार पर हम उसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। यहां से अपघटनी का मतलब क्या है? अपघटन का मतलब टूटना। और कोई अभिकारक टूटेगा कैसे? उसको ऊर्जा देंगे, और ऊर्जा देने से एक अभिकारक क्या होगा? दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है और नए पदार्थ बनते हैं, छोटे अणु बनते हैं। तो अब तोड़ने के तरीके क्या है? तोड़ने के हमारे पास तीन तरीके हैं। या तो कोई भी अभिकारक है, उसकी द्रव अवस्था के अंदर हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दें, यानी उसके ऊपर विद्युत धारा अप्लाई कर दें, यानी उसके अंदर क्या कर दे? विद्युत धारा अप्लाई कर दे, तो वो तो विद्युत अपघटन कहलाएगा। फिर क्या है? या फिर दूसरा इसका प्रकार है ऊष्मीय अपघटन, यानी हम उसको ऊष्मा देख करके उसको क्या कर दे? तोड़ने का प्रयास करें। और तीसरा इसके अंदर आएगा प्रकाशीय अपघटन, यानी सूर्य का प्रकाश है या कोई विकिरण है, ऊर्जा के रूप में उसके ऊपर डालेंगे अभिकारक के ऊपर, और अभिक्रिया होगी और नए पदार्थ बनेंगे। अभिकारक जो होगा वो टूटेगा और नए उत्पाद बनेंगे। यानी सीधा सा मतलब ये है कि अपघटनी अभिक्रिया का मतलब क्या है? अपघटन का मतलब होता है टूटना, और कोई अभिकारक जो है वो दो या दो से अधिक उत्पाद के अंदर टूट जाए तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें अभिकारक के मध्य जो बंध होते हैं ना, जो रासायनिक बॉन्ड होते हैं, रासायनिक बंध होते हैं, वो टूटते हैं और छोटे अणु बनते हैं। तो इसका जो पहला प्रकार है वो है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के मतलब क्या है कि किसी यौगिक की द्रव अवस्था में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो वह अपघटित होकर के क्या होगा? दो छोटे अणुओं में टूट जाएगा, उत्पाद के रूप में हमें नए पदार्थ मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे जल का दो अणु ले लिए हमने, 2H2O। H2O जो है वो जल का क्या है? सूत्र है। तो इसके अंदर अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसकी द्रव अवस्था में, तो हमारे पास हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु बन जाता है। तो ये टूट गए कि नहीं टूट गए? छोटे अणुओं में टूट गए। इसी प्रकार ऊष्मीय अपघटन है। ऊष्मीय अपघटन का मतलब क्या है कि ऊष्मा देख करके तोड़ना है। तो किसी यौगिक को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा। ऊष्मा देने का मतलब क्या है? उसको गर्म कर दिए, यानी उसको गर्म करिए आप। गर्म करने से फिर क्या होगा? वो टूट जाएगा, छोटे अणुओं के अंदर वो टूट जाएगा। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे, ये जो तीर का निशान लगा है ना अभिक्रिया के बीच में, उसमें जो त्रिभुज बना है, उसका मतलब यही होता है कि हम उसको ऊष्मा दे करके गर्म कर रहे हैं, यानी उसको हीट दे रहे हैं। तो गर्म करने से क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड CaO बन गया, और साथ में CO2 बन गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो ये जो चीज है ये क्या है कि हमने उसको गर्म किया है, और गर्म करने से वो जो अभिकारक है वो टूट करके छोटे उत्पाद के रूप में हमें नए अणु प्राप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इसका जो तीसरा प्रकार है वो है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन का मतलब है कि किसी अभिकारक को ऊर्जा के रूप में, यानी प्रकाश के रूप में ऊर्जा देंगे उसको, और वह ऊर्जा प्राप्त करके टूटेगा, तो वो क्या कहलाता है? प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। यानी किसी यौगिक द्वारा प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके छोटे छोटे अणुओं में टूट जाना। जैसे HBr है। HBr का मतलब है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसके दो अणु लिए हैं
और उसको हमने प्रकाश यानी एच न्यू फोटोन डाल करके या रेडिएशन डाल के उसको हमने ऊर्जा दी है। ऊर्जा देने से वो हाइड्रोजन में और ब्रोमीन के अंदर टूट गया है। तो इस प्रकार से यह प्रकाशीय अपघटन की श्रेणी में आता है। तो साथियों, ये जो अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं ना, इन अभिक्रियाओं को रटने का मतलब नहीं है कि आप रटेंगे तो ये याद हो पाएगी। इनको हमें बेसिक कॉन्सेप्ट तरीके से हमें इनको समझना पड़ेगा। और समझना किस आधार पर पड़ेगा कि जो अभिक्रिया का नाम है ना, जैसे संयोजन अभिक्रिया, तो इस संयोजन शब्द के ऊपर आप गौर करिए। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो दो या दो से अभिकारक जुड़ करके उत्पाद बनाई, वो संयोजन अभिक्रिया है। फिर हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या है? एक अभिकारक के परमाणुओं को दूसरा अभिकारक क्या कर दे? प्रतिस्थापित करके नए उत्पाद बना दे। यही तो विस्थापन होता है। हटा दे उसको, उसकी जगह आ जाए, है ना? तो ये कहलाता है विस्थापन। ये वन साइडेड होता है। वन साइडेड का मतलब क्या हो गया कि एक अभिकारक दूसरे के परमाणुओं को हटाता है। लेकिन जो द्विविस्थापन जो होता है ना, वो दोनों साइड से होता है। यानी दो अभिकारक होंगे ना, तो आपस में अपने परमाणुओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। यानी दोनों अभिकारक आपस में परमाणुओं को अदला बदली करेंगे वो। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है? इसके नाम के साथ आपने क्या जोड़ दिया? द्वि जोड़ दिया। तो यानी ये द्विविस्थापन हुआ। ठीक उसी प्रकार हमने अपघटन अभिक्रिया पढ़ा। अपघटन का मतलब ये होता है कि टूटना। और कोई अभिकारक टूटेगा कैसे? टूटेगा जब हम उसको ऊर्जा देंगे। ऊर्जा देने से वो टूटेगा। उसके बीच में है ना बॉन्ड बने हुए होते हैं, रासायनिक बंध बने हुए होते हैं। और उन रासायनिक बंधों को तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। और वो ऊर्जा प्राप्त करके वो बंध पहले टूटते हैं, और टूट करके हमारे पास दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं और छोटे अणु प्राप्त होते हैं। तो अपघटनीय अभिक्रिया को हमने फिर 3 भागों में बांटा। हम ऊर्जा कैसे दे सकते हैं? विद्युत अपघटन के माध्यम से दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो करें लिक्विड फॉर्म के अंदर। फिर हम उसको गर्म करके ऊर्जा देंगे और वो टूटेगा, वो उसमें अपघटन कहलाएगा। फिर तीसरा हमने पढ़ा प्रकाशीय अपघटन की भी, प्रकाश दे करके प्रकाश द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करेगा उससे वो टूटे। तो अपघटनीय अभिक्रिया में हमने ये इसके 3 भाग पढ़े। यानी हमें इन चीजों को याद करने के लिए इनका जो नाम है ना, इन नाम के ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इनको आसानी से याद कर पाएंगे। और पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो क्या जाएगा कि इस प्रकार से आपको रासायनिक अभिक्रियाएं दी जाएगी। ये अभिक्रियाएं दी जाएगी और इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये अभिक्रिया कौन सी है। इक्वेशन देख करके आपको पेपर में क्वेश्चन के अंदर और आपसे पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि ये जो उपरोक्त समीकरण है इसमें कौन सा अभिक्रिया काम कर रही है। विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, संयोजन अभिक्रिया है या अपघटनीय अभिक्रिया है। अपघटनीय है तो अपघटनीय में कितने प्रकार हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या है, पेपर के अंदर यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रासायनिक अभिक्रिया का 5वां जो प्रकार है वो, तो 5वां प्रकार है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। पेपर के अंदर अक्सर इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना, इसकी परिभाषा को हम 4 भागों में अलग अलग पढ़ेंगे। 4 अलग अलग भागों में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे ताकि हमें इनको पढ़ने में आसानी रहेगी, ये हमें लंबे समय तक याद भी रहेगी। तो इसको हम 4 श्रेणियों में बांट लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया को। तो पहला जो भाग है ना, वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, कि ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऑक्सीजन का संयोग होना या ऑक्सीजन का संयोजन होना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है, किसी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाए, है ना, तो इसका नाम भी क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, पहली परिभाषा तो इसकी ये होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे Mg लिया और ऑक्सीजन लिया हमने, तो Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या बन गया? MgO बन गया। तो अभिक्रिया
क्या कहलाई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाई। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की पहली परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है अभिकारक के साथ, ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए। ठीक है, दो अभिकारक होंगे, एक आप मैग्नीशियम ले लो, दूसरा आप ऑक्सीजन ले लो, दोनों आपस में जुड़ गए, तो यानी ऑक्सीजन आपस में जुड़ गई उसके साथ। तो पहली परिभाषा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की कि ऑक्सीजन का संयोजन होगा, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ेगी। तो आपको जहां कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल मिले जिसमें किसी एक अभिकारक के साथ दूसरे अभिकारक के रूप में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो वह अभिक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक उसी प्रकार इसका दूसरा जो भाग है वो है कि ऋण तत्वों का संयोजन। ऋण विद्युत तत्व जो होते हैं ना, जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, है ना, अब तक हमने ये चीज पढ़ा थी कि धनायन और ऋणायन होते हैं। जो तत्व जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन होते हैं। तो जो ऋणायन होते हैं ना, ऋण तत्व जो होता है वो भी जुड़ते हैं उसके अंदर अभिकारक के साथ। तो जैसे एग्जाम्पल में लीजिए आप, जैसे ये ऋण विद्युत तत्वों का संयोजन हो रहा है, वे अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युत तत्व आपस में जुड़ जाए। तो जैसे Mg के साथ Cl2 जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रही है, तो Cl2 क्या है? क्लोरीन क्या है? एक ऋण विद्युत तत्व नहीं है क्या? ठीक है ना। तो ऋण विद्युत तत्व अगर कहीं जुड़ते हुए आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो अभिक्रिया भी क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो पहला हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन का जुड़ना, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि ऋण विद्युत तत्वों का जुड़ना। तो ये जो दोनों परिभाषाएं होंगी वो किसकी श्रेणी में जाएगी? ऑक्सीकरण की श्रेणी में जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। हमने पीछे के जो वीडियो थे ना, उसमें हमने ये पढ़ा था कि धनायन और ऋणायन क्या हैं, है ना। तो कुछ आपको महत्वपूर्ण समीकरण हैं, उनके एग्जाम्पल आपको लास्ट में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उनको आप ध्यान में रखना कि कौन से धनायन हैं, कौन से ऋणायन हैं, और उनका किस प्रकार से संयोजन हो रहा है या उनका वियोजन हो रहा है। उस आधार पर हमें उनकी परिभाषाएं, है ना, उनके आधार पर हम उनकी परिभाषाएं देंगे और उनका वर्गीकरण भी करते रहेंगे। तो ऋण विद्युत तत्वों का संयोजन होगा, वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो इसका तीसरा भाग और है, वो तीसरा भाग क्या है? हाइड्रोजन का निकलना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का त्याग हो जाए, हाइड्रोजन मुक्त हो जाए, यानी हाइड्रोजन जिसके अंदर अभिक्रिया के बाद में उत्पाद के रूप में हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो जाए, तो वो अभिक्रिया भी क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे यहां एग्जाम्पल लिया गया H2S का, प्लस में ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है वो H2 के साथ जाके जुड़ रही है और सल्फर वहां से बाहर हो रही है। तो H2S से S बाहर हो गया, या फिर H ऐसे कह दो कि H2 बाहर हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी हाइड्रोजन निकली कि नहीं निकली? H2S जो हमारे पास अभिकारक है, उसमें से हाइड्रोजन H2 निकल करके किसके साथ जुड़ गई? ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गई। तो क्या बन गया? H2O बन गया और S सल्फर मुक्त हो गई। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का निकल जाए, हाइड्रोजन का निकलना जो है वो क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार मैंने कहा था ना कि इसको चार भागों में अलग अलग परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो चौथा भाग इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक द्वारा इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया जा सके, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा सके, इलेक्ट्रॉन निकल जाए किसी अभिकारक में से, तो वे अभिक्रिया भी क्या होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। जैसे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पहले उदासीन तत्व में क्या था? अभिक्रिया से पहले देखिए आप, सोडियम क्या था? उदासीन था, यानी जितने इसके अंदर प्रोटॉन थे उतने के उतने उसमें इलेक्ट्रॉन थे। अब उसमें से हमने क्या निकाल दिया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो अब उसके अंदर मात्रा किसकी ज्यादा होगी? धनायनों की मात्रा ज्यादा होगी, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इसलिए सोडियम धनायन बन गया और इलेक्ट्रॉन उससे मुक्त हो गया। तो साथियों आप यहां ध्यान दीजिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मैंने सरलतम रूप से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। यानी इसकी जो परिभाषाएं हैं ना, इनको एक साथ न बता करके हम उनको चार चरणों में आपके सामने रख रहे हैं। अलग अलग परिभाषाएं और अलग अलग एग्जाम्पल के आधार पर
आपके सामने इनको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं साथियों कि ऑक्सीजन का क्या है इसके अंदर। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ रही है पहले के अंदर, और ऋण विद्युत तत्वों का जुड़ना, ये दो चीजें तो जुड़ेगी। कौन कौन? ऑक्सीजन का और ऋण विद्युत तत्व का संयोजन होगा, जुड़ेगी। निकलेगा क्या? हाइड्रोजन निकलेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़े, ठीक है, फिर ऋण विद्युत तत्व जुड़े, या फिर हम कहते हैं हाइड्रोजन निकल जाए, या हम कहते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ध्यान दीजिए कौन कौन निकल रहा है और कौन कौन उसके अंदर जुड़ने का प्रयास कर रहा है। तो 4 श्रेणियों में डिवाइड करके इस परिभाषा को पढ़ रहे हैं। तो ये चारों कंडीशन आपको जहां पर भी मिले वह अभिक्रिया निश्चित रूप से ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक उसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया। जो हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण प्रकार के रूप में एक ये भी है अपचयन अभिक्रिया। तो जो अपचयन अभिक्रिया है ना, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी है, विपरीत है। जो चीजें ऑक्सीजन अभिक्रिया के कारण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर जो चीजें जुड़ रही थी ना, वो यहां निकलेगी, और जो निकल रही थी वो क्या होगी? यहां जुड़ेगी। बिल्कुल एकदम उल्टी है, रटने की जरूरत नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन रखिए, आप आपस में दोनों को तुलना करके आप देखिए, आसानी से याद हो जाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार हमारे पास है अपचयन अभिक्रिया। तो जैसे अपचयन अभिक्रिया में क्या है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर तो ऑक्सीजन का संयोजन हुआ था, यहां क्या होगा? ऑक्सीजन का वियोजन होगा, ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है ना। तो वे अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन का वियोग होता है यानी ऑक्सीजन निकल जाए, जैसे KClO3 के 2 परमाणु लिए हमने और उनको अभिक्रिया के बाद में KCl अलग हो गया और ऑक्सीजन के 3 परमाणु अलग हो गए। तो बताओ उस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन नहीं मिली क्या अपने को? तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, विपरीत हो गया कि नहीं हो गया? ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अपचयन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन का संयोजन होना, हाइड्रोजन का जुड़ना। वे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन होता है, जैसे H2 और Cl2 लेते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। H2 और Cl2 लिया है, ये दोनों जुड़ करके क्या बना है? 2HCl बन रहा है ना। तो बताओ हाइड्रोजन का संयोजन हुआ है कि नहीं हुआ? तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोजन होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है, क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें से हाइड्रोजन निकलती है वो क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी दोनों बिल्कुल विपरीत, हर एक फील्ड के अंदर, हर एक परिभाषा के अंदर अलग अलग विपरीत है दोनों। तो याद करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। ठीक उसी प्रकार इसका जो तीसरी परिभाषा है हम पढ़ेंगे कि ऋण विद्युत तत्वों का वियोजन। इसमें क्या हुआ था? ऋण विद्युत तत्वों का संयोजन हुआ था, जुड़े थे उसके अंदर। तो यहां से जो Cl है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऋण विद्युत तत्वों का क्या है? वियोजन है। वे अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युत तत्वों का वियोजन हो जाए, जैसे FeCl3 प्लस H2 आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के बाद में उत्पाद बनेंगे, उत्पाद बनेंगे तो उसमें से आप ध्यान रखिए कि Cl निकलना चाहिए, ठीक है ना, वियोजन होना चाहिए। अगर Cl निकल रहा है अभिकारक में से तो निश्चित रूप से अपचयन अभिक्रिया है। और अगर ऋण विद्युत तत्व किसी के अंदर जुड़ रहा है वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण होगी। तो इसके अंदर क्या है? FeCl3 में से एक Cl निकल करके हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ रहा है तो HCl बन रहा है। क्या बन रहा है? HCl बन रहा है, ठीक है ना। तो ऋण विद्युत तत्वों का अगर वियोजन हो रहा है वो अभिक्रिया कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया है। ठीक इसी प्रकार ये अभिक्रिया भी क्या है? इसका भी चौथा पार्ट हम ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना,
वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के द्वारा क्या कर लिया जाए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाए। और ऑक्सीकरण में क्या पढ़ा था? ऑक्सीकरण में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का परित्याग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, जबकि अपचयन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जैसे क्लोरीन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है और क्लोरीन ऋणायन बन रहा है। क्लोरीन पहले उदासीन था और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन क्या बन गया, ऋणायन बन गया। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या है, अपचयन है। इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या है, ऑक्सीकरण है। तो हमारे पास हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है हमारे पेपर की दृष्टि से। इसमें आप ये समझ के चलो, आपके सामने 100% इसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में के अंदर मिलेगा। तो साथियों, ये जो दोनों महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, इनमें 4 श्रेणियों में इनको बांट करके और इनके अंदर तुलनात्मक अध्ययन करके आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार पुनः आप देखिए, समरी के रूप में आप इसको देखिए कि ऑक्सीकरण में क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन में क्या है, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है। फिर उसके बाद में ऑक्सीकरण में है ऋण विद्युत तत्वों का संयोजन होना, यानी ऋण विद्युत तत्वों का जुड़ना। इसके अंदर क्या होगा, अपचयन के अंदर ऋण विद्युत तत्वों का वियोजन होना यानी निकलना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पढ़ा हमने हाइड्रोजन का निकलना, जबकि अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर हमने चौथी श्रेणी पढ़ी, इलेक्ट्रॉन का निकलना, जबकि अपचयन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ये 4 श्रेणियों में दोनों अभिक्रियाओं को हमने तुलनात्मक रूप से पढ़ लिया और इनको आप विशेष तौर पर इनको याद भी रखना पड़ेगा। चारों जो परिभाषाएं हैं उनको आप अच्छी तरीके से याद रखें और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको भी आप अपने हिसाब से इनको याद रखने का प्रयास करें। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बाद में इन्हीं का ये एक दूसरा रूप और होता है जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हो, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया जो है वो एक साथ ही हो, वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि Fe2O3 प्लस 3CO, ये दोनों अभिकारक हैं, अभिक्रिया करेंगे और इनसे एक नया उत्पाद बनेगा। वो उत्पाद क्या बन रहे हैं कि पहला तो बन रहा है 2Fe और दूसरा बन रहा है 3CO2। तो आप देखिए कि जो अभिक्रिया से पहले हमारे पास जो अभिकारक जो है Fe2O3, उसमें से ऑक्सीजन निकली है, उसी वजह से वो क्या बना है, 2Fe बना है, यानी Fe2O3 था और अभिक्रिया के बाद में वो क्या रह गया, 2Fe रह गया। तो O कहां गया, इसका मतलब O तो उसमें से निकल गया, ऑक्सीजन तो उसमें से निकल गई। तो ये जो स्टेप है ना, ये क्या है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन नहीं कहलाता क्या, अपचयन ही कहलाता है। तो इसीलिए ये अपचयन अभिक्रिया की टर्म्स पूरी होगी। इसी प्रकार इसमें दूसरा जो स्टेप है ना, 3CO, आगे अभिक्रिया के बाद में जो उत्पाद बना है वो क्या बना है, 3CO2 बना है, यानी CO के अंदर ऑक्सीजन जाके जुड़ गई और क्या बना, 3CO2 बन गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में हमारे पास ऑक्सीकरण भी हो गया और अपचयन भी हो गया, यानी इस प्रकार की अभिक्रिया जो है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, है ना। फिर उसके बाद में 2 छोटी छोटी परिभाषाएं और है, एक होता है अपचायक और एक होता है ऑक्सीकारक।
ध्यान देना इस बात के ऊपर, इंपॉर्टेंट लगा करके लिखा हुआ है पेपर की दृष्टि से। अपचायक जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है मतलब बताओ ऑक्सीकरण किसका होगा? जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़े, वो क्या है? जिसके अंदर ऑक्सीकरण का जुड़ना है वो क्या है? या जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो क्या है? अपचायक है। और ऑक्सीकारक क्या है? जिस पदार्थ में अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। ध्यान दीजिए, आप एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अपचायक जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक कहलाएगा। तो आप समीकरण में देखिए किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है? मतलब CO का हो है, CO का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है, उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ी है, इसीलिए CO क्या है? अपचायक है। इसी प्रकार ऑक्सीकरण क्या है? जिस पदार्थ का अपचयन हुआ है वो क्या है? ऑक्सीकारक है। यानी अपचयन हुआ है वो ऑक्सीकारक है। तो अपचयन किसका हुआ है? देखिए आप, Fe2O3 का नहीं हुआ क्या? अपचयन का मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकली नहीं क्या? तो जिसका अपचयन हुआ है वो ऑक्सीकारक है। तो कई बार पेपर में आपको एक रासायनिक समीकरण दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा इसमें अपचायक कौन सा है या ऑक्सीकारक कौन सा है इसमें से। तो ये चीजें पेपर में पूछी जाती है, तो आप इनको ध्यान में रखना कि अपचायक का मतलब क्या है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक है। और इस समीकरण में दोनों चीजें आपके सामने लिखी हुई है कि ऑक्सीकारक Fe2O3 है, जबकि अपचायक क्या है? CO है। तो ये था हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। पेपर की दृष्टि से ये जो अभिक्रियाओं के जो प्रकार है इन पर आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। पेपर के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।